ठीक है। अगर दो क्वांटिटीज इक्वल नहीं है तो वो क्या है, वो कभी भी इक्वल नहीं, मतलब किलोग्राम इक्वल टू मीटर नहीं हो सकता, कभी लीटर कभी इक्वल टू आपके पास किलोमीटर के नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आता है ना? ठीक है, तो आपको इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में प्रॉब्लम है ना? ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो बेसिक रूल्स यही आएंगे, इन्हीं पे बेस्ड हमें काम करना, देखते हैं इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, वन बाय वन उसको देख लेते हैं। सर मुझे बेसिकली उसमें प्रॉब्लम है जो डिराइविंग न्यू रिलेशंस होता है बस उसी पे चल रहे हैं। ठीक है, बाकी एरर वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर है सिग्निफिकेंट फिगर इन सब में। नहीं सर, क्लियर है। तो थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला और उसके इक्वेशंस क्या हैं, इसके बाद हम रिलेशन पे चलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, उसके बाद में हम डायमेंशनल इक्वेशन पे जाएंगे। अगर ये हमें क्लियर होता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो डायमेंशनल इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बताओ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला से आपका क्या मतलब है बेटा? चलो देख लो, नोट कर लो। द एक्सप्रेशन व्हिच शोज द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity। ठीक है, of a physical quantity is called dimensional formula
ठीक है बेटा। Yes. एग्जाम्पल डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड कितना हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। देखो यहाँ पे ड्राइव करते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें m नहीं है तो m डाल देंगे, तो ये हो जाएगा m के पावर 0 एल टी पावर -1। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड कितना हो जाएगा आपका बेटा? ये m के पावर 0 हो जाएगा, l के पावर 1 हो जाएगा, t के पावर -1 हो जाएगा। चाहो तो 1 भी लिख लो, चाहे ना लिखो। ये बात समझ आ गई ना। लेकिन आप अगर इसका फार्मूला ये भी लिखते हो तो ये भी गलत नहीं है, एल टी पावर -1, ओके, क्योंकि m किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम इस फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, इस वाले की। क्यों करेंगे? क्योंकि वो डायमेंशनल इक्वेशन में मुझे हेल्प करेगा। ओके, समझा गया ना? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का हो गया। अब जरा आप वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ मुझे, क्या होगा? Sir, किसका? वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, बताओ कितना आया वॉल्यूम का? हेलो, Sir, L raised to the power 3. हाँ, ठीक है, एल रेज़ टू पावर 3 सही है। ओके, हम प्रैक्टिस अभी इसको लिखने की करेंगे, इस वाले को, अगर डायमेंशनल इक्वेशन हमें आगे करना है तो। ओके, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, एक्सीलरेशन का क्या आया? Sir, L t की पावर -2. एल टी के पावर -2, ओके, और इसको इस फॉर्म में लिखो तो। Sir, m naught हाँ, L1 t -2. ओके, सही है। Yes, sir. नेक्स्ट, डेंसिटी का। Sir, m L की पावर -3. एंड टी के पावर 0 है, ओके, ठीक है। Yes, sir. तो हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं
अगर वो नोन क्वांटिटी एटलीस्ट हमको है, यानी उसका फार्मूला हमको पता है, किसके फॉर्म में पता है, बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में पता है, तो ठीक है। अगर बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले फोर्स की बात करें कि फोर्स F इक्वल टू dp/dt, तो dp/dt का फार्मूला अगर हमें पता है तो हम इसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि जो p है वो dp/dt होता है। और फिर कब तक नहीं निकालोगे, पता नहीं कि b हमारा जो होगा dx/dt होगा। ओके, जब तक किसी चीज को हम नोन यानी बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं जानेंगे तब तक उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। ओके, यस सर। ठीक है। देन लेट अस टॉक अबाउट डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, ओके। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, देखते हैं। ये होगा एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity सर आज with लावण्या नहीं आई? नहीं बेटा, उसकी अभी कुछ क्लास चल रही थी। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity. मैं डिफिनेशन क्यों लिख रहा हूँ, हेलो, यस सर। मैं ये डिफिनेशन क्यों लिख रहा हूँ? सर इसी से बेसिक मीनिंग पता चलेगा। बिल्कुल, अगर ये चीज हमें क्लियर रहेगा तो कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कभी डाउट एराइज नहीं होगा, ठीक है। तो एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity। इसको अदर वर्ड में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपली इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि thus the dimensional equation, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, thus the dimensional equation thus the dimensional equations are the equation, thus the dimensional equations are the equation which represent the dimension of which represents the dimensions of a physical quantity in terms of
the in terms of the base quantities. ठीक है बेटा। नाउ देखते हैं, अभी जो पीछे हमने पढ़ा था उन चीजों को एक एक को करके देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने पीछे वॉल्यूम के लिए लिखा था, डेंसिटी के लिए निकाला है, स्पीड के लिए निकाला है, तो इन सब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ये क्या लिख सकते हैं इसको? m0 L³ T⁻�0। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए लिखना होता है या स्पीड के लिए लिखना होता है तो क्या लिखते हैं इसको? m0 L⁻⁻1। ठीक है। फोर्स के लिए लिखना होता तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली फॉर फोर्स mL⁻²। ठीक है। ठीक है बेटा। अब अगर आपके पास में मैं सजेस्ट करूंगा, आकाश ने अगर आपको मॉड्यूल दिया होगा इसका, ठीक है, हेलो, यस सर। बेटा उसमें बेस क्वांटिटीज के बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला दिए होंगे, उस मॉड्यूल को अपने पास में रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी का अपेंडिक्स नंबर 9 होगा आपके पास में एनसीईआरटी में, ठीक है, आप उसको एक बार खोल करके चेक कर लेना। तो उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला दिए हुए हैं। ठीक है, ये नोट कर लो ताकि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, चाहे आकाश के मॉड्यूल से देख लेना, चाहे आप देख लेना एनसीईआरटी के अपेंडिक्स नंबर 9 से। ओके, ठीक है। देन जब हमको डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन समझ में आ जाए तब हम स्टार्ट करते हैं हेलो सर एक डाउट है सर, जितने दे रखे हैं वो सब याद करने हैं सर एग्जाम के लिए? बेटा सब तो नहीं याद किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूले जैसे क्या है, अभी आप 11th में स्टार्ट कर रहे हो आप लोग ना, यस सर। तो अभी 2 साल पढ़ने के बाद में तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और उसके बेसिक रूल्स क्या हैं। बेसिक रूल्स वही जो हमने पहले बताए हैं, लेकिन एक बार उनको स्टेप बाय देखते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम इक्वेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस and its applications। तो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस कर लेंगे तभी उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो नोट करने की है डायमेंशनल एनालिसिस में, वो ये है कि क्वांटिटीज विद सेम यूनिट या सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, ओनली those quantities can be added or subtracted
which have the सेम डायमेंशन। ये खाली ये सिर्फ एक लाइन अगर आपको याद हो गई है तो आप कई सारे क्वेश्चन नीट वगैरह में आते हैं वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइन याद हो जाने से आपको। इस लाइन के मीनिंग समझ में आ गया आपको? यस सर। Second point, any given equation is correct. Any relation or equation or formula। ठीक है, एनी रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए मस्ट है कि वो कंसिस्ट करे, किससे कंसिस्ट करे? डायमेंशनली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो अगर आपको किसी रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला को देखना है और उसको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंसी है उसमें या नहीं है। ठीक है, किसी भी रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? डायमेंशनली चेक करेंगे। अगर डायमेंशनली रॉन्ग है कोई फार्मूला, ठीक है, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। कोई फार्मूला डायमेंशनली सही है तो जरूरी नहीं है कि वो सही रिलेशन आपको बता रहा हो, लेकिन है कि उसमें कुछ कांस्टेंट, कुछ वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आप उसको एग्जैक्ट रिलेशन बना सकते हो। तो डायमेंशनली सही जरूरी नहीं कि सही ही हो, लेकिन डायमेंशनली गलत जो होगा वो पक्का है कि गलत होगा। ठीक है, तो एनी रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला, ठीक है, इन रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए, हम क्या चेक करेंगे? एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम? एक्यूरेसी और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंस नहीं है आपका कोई इक्वेशन, फार्मूला, तो फॉर श्योर गलत होगा। ओके, ठीक है, लेकिन डायमेंशनली एक्यूरेट है वो, तो जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ये बात दिमाग में बिल्कुल रखना है। ठीक है, इसी को हम एक टर्म में और बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी, एक्यूरेसी या डायमेंशनलिसिस को होमोजेनिटी ऑफ, होमोजेनिटी का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर है तो पूरे सिस्टम में जो उसका अगर सेकंड डिग्री की बात करें तो जो भी सिस्टम है टोटल का पावर 2 होना चाहिए, सेकंड डिग्री की बात करें हम। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाते, हम सिर्फ इसी पे अपना रखते हैं, मैथ में नहीं जाते हैं। ठीक है, अपने आप को यहीं पे कंफाइंड रखते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट जो कि हमें इसको करने में हेल्प करने वाली है, जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, when magnitude of two or more physical quantities are multiplied,
their unit should be treated in the same manner. As ordinary algebraic symbol. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है ना, ठीक है, क्या होता है m इंटू ए होता है। तो ले लेते हैं कि ये आपका 2 kg था, ये आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, ये हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। सेम थिंग इज फॉर डिवीजन, अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो उनके डायमेंशन क्या होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर सेम है तो, अगर डिफरेंट है तो उस हिसाब से वो जैसे अलजेब्राइक यूनिट करते हैं वो आपका यूज कर लेंगे हम, ठीक है। The same is true for dimensions of physical quantity इसको सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, मैं डिवीजन के लिए लिखना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, B can cancel identical units in numerator and denominator. ये 4 रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यही ऊपर वाले दो, बाकी ये दो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको, और इस पे बेस्ड आपको ये जो एप्लीकेशन होगा अभी आपकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए या रिलेशन ड्राइव करने के लिए, वो इस पे बेस्ड होगा आपका, ओके। ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कंप्यूटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सबसे पहला एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन लिखने मिलेंगे आपको। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मेरे ख्याल से ये पोर्शन आपको आता है, क्यों? यस सर। ये पोर्शन आपको आता है ना, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन आपको आता है तो मैं एक एग्जांपल दे दूं। यस सर। आप चेक करके बताओ कि कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। x इक्वल टू एल साइन थीटा, x इक्वल टू एल साइन थीटा, रिलेशन एक दिया हुआ है, x इक्वल टू एल बाई बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू
10 थीटा, ठीक है। x इक्वल टू log L sin थीटा and x equal to sin L थीटा, ठीक है। where x is displacement। और इसमें बताओ कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन गलत है और क्यों गलत है। सर पहला वाला सही है। पहला वाला सही है, ओके। दूसरा वाला? सर गलत है। दूसरा वाला गलत है, क्यों गलत है? सर क्योंकि x आपने दिया डिस्प्लेसमेंट और L ऑलरेडी है, और साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। हाँ, तो सर L बाय v करेंगे तो L रेज टू द पावर -2 आएगा, विच इज नॉट इक्वल ओके, टू x। ठीक है। थर्ड? सर थर्ड भी गलत है। सर क्यों गलत है थर्ड बेटा? और फोर्थ गलत है। क्यों गलत है? सर क्योंकि साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है। ओके, ये लॉग ब्रैकेट में L sin थीटा है। यस सर, तो लॉग भी शायद डायमेंशन लेस होता है। लॉग भी शायद नहीं, पक्का होता है, इसलिए मैंने इसको दिया ताकि हमें सारी चीजें एक साथ यस मिल जाए। लॉग क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक है। सर। लॉग किसी चीज का लोगे क्या मिलेगा आपको? ये एक नंबर मिलेगा आपको ये, ठीक है। और नंबर हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। फोर्थ क्यों गलत है? यहाँ पे L थीटा है, यस सर। ये क्यों गलत है फिर? सर क्योंकि साइन थीटा में L मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ओके, तो ये थीटा एंगल ही बन जाएगा कुछ, और ओवरऑल वैल्यू साइन थीटा रहेगी, तो ये भी डायमेंशन जी लेस हो सर। जाएगा, और ये गलत है। ओके, जी सर। गुड। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। एक छोटा सा क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, क्या दिया हो? काइनेटिक एनर्जी, और K इक्वल टू आपको दिया हुआ है m² v², K इक्वल टू आपको दिया हुआ है mv², K इक्वल टू आपको दिया हुआ है ma, एंड आपको दिया है K इक्वल टू 3/16 mv², और K इक्वल टू आपको दिया हुआ है हाफ mv² प्लस ma, जहाँ b वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, m मास है, और k आपका काइनेटिक एनर्जी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका गलत है। फटाफट बता दो, इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिड्यूस करना है रिलेशन। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि ये के आपका के काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। m आपका मास है, b आपका वेलोसिटी है, a आपका एक्सीलरेशन है। Now you have to tell which equation among these is wrong। कौन सा क्वेश्चन इसमें जो दिया है इक्वेशन वो गलत है डायमेंशन के बेसिस पे।
सर फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट वाला गलत है। ओके। यस सर, सेकंड वाला भी गलत है। ओके, के का डायमेंशन क्या होता है? सर मेरे हिसाब से के का डायमेंशन ml रेज़ टू द पावर 6 होगा। क्या 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 बेटा, फिर बोलो। एम। सर m रेज़ l हाँ, रेज़ टू द पावर 6। ये के का डायमेंशन होगा। सर शायद। के बेटा एनर्जी होता है क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ओ कोई बात नहीं, अच्छा सर, सॉरी सॉरी। के एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होता है? जो वर्क का होता है वही एनर्जी का हो जाएगा। वर्क का क्या होता है? एनर्जी जूल्स वाला रूल पढ़ा है ना, कि एनर्जी को वर्क में, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू वर्क, वर्क का होता है फोर्स सर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ml t-2। एम एल टी पावर माइनस टू, ना ना ना, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगा ये। ठीक है, यस एम सर। एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा ना आपका। यस सर। फोर्स का एम एल टी पावर माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का भी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगा। अब करो, अब समझ में आएगा। बन गया? मैं बनाना सिखाऊं कैसे बनाते हैं? सर एक बता दो। चलो देखो, जब भी कोई क्वांटिटी ऐसी दी हुई हो तो क्या करो, सबसे पहले जिस क्वांटिटी का निकालना है उसका लिख लो आप। वो हमने लिख लिया। क्या लिख लिया हमने? हमारा LHS है m l स्क्वायर टी पावर माइनस टू, इसको लिख लिया हमने राइट साइड में। अब इनका लिखते चलेंगे यहीं पे। क्या लिखते चलेंगे? m का मास है तो m स्क्वायर हो जाएगा, b वेलोसिटी होता है, l बाई टी होता है, स्क्वायर है तो l स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगा। अब हमें m पावर 1 चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ओके, इसको चेक करते हैं। m मास है तो m हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगी। ये डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन सही होना जरूरी नहीं है, डायमेंशनली सही है। थर्ड वाला m इंटू ए है तो m का मास होता है, m हो गया, ए एक्सीलरेशन है, यानी l टी पावर माइनस टू हो जाएगा। तो m l टी पावर माइनस टू, देखो यहाँ पावर चेक करो तो l का पावर मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया ये। इसको चेक करते हैं, 3/16 से हमारा कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन में। m का आपका m हो जाएगा, b है तो l स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो -2। जाएगा। ये आपका देखो सर पावर ये सही होगा। मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है आपका। इस वाले को चेक करते हैं, तो इस सर वाले ये को नहीं चेक होगा। करना है, तो ये बन जाएगा 1/2 m l पावर 2 टी पावर माइनस टू। डायमेंशन ये मैच कर रहा है ना? इसका डायमेंशन मैच कर रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन m l टी पावर माइनस टू हो गया। तो पहली तो चीज ये हो गई कि ये चीजें, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? इसको हम जोड़ ही नहीं सकते इन दोनों क्वांटिटीज को। ओके, क्यों नहीं जोड़ सकते इन दोनों को? सर क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। नो 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 नो, गलती कर दिया, वही जो उसका डर था। इस रूल को पढ़ो, 3 बार पढ़ो बोल बोल करके। पहले वाले पॉइंट को पढ़ो, इसको बोलो, मुझे सुनना चाहिए। Only those quantities can be added or subtracted which have same dimension. दोबारा 3 बार बोलो। Only those quantities can be added or subtracted which have the same dimension. Only those quantities can be added or subtracted which have the same dimension. इसको एक पेज पे लिख करके, जहां आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका करके फोटो खींच के मुझे भेजना। Yes sir. ठीक है, क्योंकि अगर ये भूले तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आधे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ओके, ठीक है। तो अब ये बात इतनी समझ में आ गई हमको, तो हम चलते हैं किसी रिलेशन को डिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी है, फिजिक्स तो बहुत इजी है। ठीक है, बशर्ते आपको नहीं चीजें, सर, बहुत डिफिकल्ट है। ना ना बहुत इजी है। देखो क्या है, हमने लाज ऑफ मोशन पढ़ाने की तैयारी की थी। ओके,
यस सर। आपने कहा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाओ, हमने कहा चलो पढ़ाते हैं। ओके, तो अगर टफ होता तो मैं क्या कहता कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे ना। नहीं सर, आपको आता है इसलिए आपको इजी लग रहा है, मुझे कुछ नहीं आता सर, ना मुझे ना, बिल्कुल नहीं आता। देखो आप बस स्टेप फॉलो करते जाओ, सिर्फ स्टेप फॉलो करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ बहुत इजी हो जाएगा। अभी जब मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन जो करूँगा तब देखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट है डिड्यूसिंग रिलेशन among the physical quantities, reducing relation among the physical quantities। तो अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो भी क्वांटिटीज दी हुई है सिर्फ उनको लिखते चले जाएंगे, बस एक ही चीज है, ठीक है। बस सिर्फ हमको जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन, जो लैंग्वेज दी होगी उसको लिखना होगा इसमें, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन है कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर डिड्यूस करता हूँ। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillate suppose that period of oscillation of the simple pendulum depends on अब देखो आगे तक जितना पूरा लैंग्वेज लिखा है ये सब बेकार है हमारे लिए, ठीक है। जहां यस से सर। वर्ड आ गया डिपेंड्स ऑन, बस यहीं से डायमेंशन रिलेशन डिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, सपोज दैट द पीरियड, यहाँ पे लिखते हैं टी, अब प्रपोर्शनल साइन लगा देते हैं यहीं पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, अब क्वेश्चन लिखते जाते हैं उसको ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है। पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, तो यहीं पे लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1, कामा मास ऑफ द बॉब टी प्रोपोर्शनल टू एम, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है बेटा। अभी देखो कैसे इसको लिखते जाएंगे, कैसे करके देखो कैसे डिड्यूस करते हैं। मास ऑफ द बॉब m and acceleration due to gravity,
and acceleration due to gravity. G means T proportional to G. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ड्राइव दी क्वेश्चन है आपका, ड्राइव दी एक्सप्रेशन for its time period using method of dimensions. तो हमें मिल जाएगा गिवन दिस इंफॉर्मेशन और गिवन टू अस, ओके। हेलो हेलो, यस सर। ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमको। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सपोज करेंगे कि जो टी एल पे डिपेंड कर रहा है वो एल के पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जो m पे डिपेंड कर रहा है m के पावर y पे डिपेंड कर रहा है, और जो g पे डिपेंड कर रहा है इसके पावर z पे डिपेंड कर रहा है। आप इसको ABC भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो क्वांटिटी आप ले सकते हैं। लोग LMN भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे पावर आपको अपने हिसाब से चूज करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो T 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इन तीनों इक्वेशन को हम एक साथ समराइज करके लिख सकते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू L के पावर m है, सॉरी L के पावर x है, L के पावर x है, m के पावर y है एंड g के पावर z है, ओके। सही है, ये इतनी बात समझ में आ गई ना। यस Let सर। us say that T equal to some constant k, L power x, m power y, g power z. Now let us write dimension of all the quantities in both the sides. Dimension for time we know that क्या होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर, समझ गए। टाइम का सिर्फ t होगा ना, l लेंथ है तो यस। l का क्या हो जाएगा, m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0 हो जाएगा। और g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, m के पावर 0, l t पावर -2 होता है, ये सही है। और m आपका मास है तो क्या हो जाएगा, m पावर 1, l पावर 0, t पावर 0 हो जाएगा। We know that all these things, ठीक है। Now writing above equation in terms of their dimensions, तो ये क्या बन जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। इधर ले आओ तो k आपका कांस्टेंट है, और जब भी हम कोई कांस्टेंट लेते हैं तो वहां मान के चलते हैं where k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो क्या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, l की जगह पे लिखना है m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0 के पावर x, m की जगह लिखना है m पावर 1, l पावर 0, t के पावर 0 y, और g की जगह लिखना है m पावर 0, l पावर 1, t पावर -2 के पावर z। ये 2 है, नहीं 2z में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, t पावर -2 ऊपर z है ये, ठीक है बेटा, सही है।
m के पावर 0, l के पावर 0, Yes, t sir. के पावर 1। इसको साथ में ऐसे करते चलेंगे। अब देखो पूरे में m के पावर कितना कितना है, तो इसको पूरे को अंदर ले लेते हो सबसे पहले। तो m के पावर 0, तो इसमें x अंदर लाओगे तो क्या रह जाएगा, ये m के पावर 0 ही रह जाएगा। l के पावर x हो जाएगा, t के पावर 0 ही रह जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m के पावर y हो जाएगा, l के पावर 0 और t के पावर 0 रह जाएगा। तो 0 से किसी मल्टीप्लाई करो वैल्यू चेंज नहीं होगी। z से करो तो m के पावर 0 हो जाएगा, l के पावर z हो जाएगा, ये z है, और ये t के पावर -2z हो जाएगा। ये सही है। इसको m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 इक्वल टू k हो जाएगा। m के जितने पावर है सबको साथ में जोड़ लो, तो 0 प्लस वाई प्लस 0 कितना हो जाएगा, y, है ना। m के पावर y मिल जाएगा। l के जितने पावर हैं उनको ऐड कर लो। l का पावर कितना है बेटा, x है, 0 है और z है, तो कितना हो जाएगा, l का पावर x प्लस z हो जाएगा। ठीक है बेटा। t के पावर जितने हैं उनको भी जोड़ लो, तो t के पावर 0 है, t का पावर 0 है, t के पावर -2z है, तो कितना आ जाएगा, -2z। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो हमने बताया था कि दो क्वांटिटी इक्वल तब होंगी, ठीक है, यानी किसी इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल तब होंगे जब उनके डायमेंशन सेम हो। मतलब m के पावर सेम हो, l के पावर सेम हो और t के पावर सेम हो। ओके, ठीक है। तो नाउ वी आर शोइंग कि दिस इज द appropriate relation। तो देन comparing the power of m, l and t, ये भी लिख ले। m Yes, एंड t sir. के पावर कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, तो इस साइड में कितना है, 0, m के पावर 0 इक्वल टू मिल जाएगा y, इक्वेशन नंबर 1। l के पावर 0 इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस जेड, इक्वेशन नंबर 2। और 1 इक्वल टू मिल जाएगा -2z, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताओ यहां तक की बात समझ में आई आपको या नहीं आई। हेलो, Yes, sir. यहाँ तक के क्लियर है सर। Yes, sir. अगर दोबारा ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। जी सर। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 से देखो 1 इक्वल टू -2z है, तो इसको हम सॉल्व करें तो z इक्वल टू -1/2 निकाल सकते हैं यहाँ से। हो जाएगा नहीं होगा। देखो ये 1 इक्वल टू -2z है ना, इन दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 इक्वल टू -z हो जाएगा, ये है ना। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो -1/2 इक्वल टू z हो जाएगा, ये है ना। हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो z इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1/2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, x प्लस जेड इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू -z हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -z हो जाएगा। और z इक्वल टू -1/2 आया हुआ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सही है। सही है। तो इसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू कितना, -1/2 निकाल लिया। ठीक है बेटा।
हेलो। यस सर। अब जब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल गई तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ सपोज किया हुआ था, इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। तो t इक्वल टू मिल जाएगा k पावर m था, m के पावर कितना था, नहीं नहीं पहले l था, तो l के पावर लिखते हैं। क्या था, l था पहले, तो l के पावर कितना था x, x मतलब 1/2, फिर m था, m के पावर कितना था बेटा, y था, इसके पावर 0 हो जाएगा। अब फिर g था, g के पावर z मतलब -1/2 हो जाएगा। सही है। तो इसको t इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं k, ये आपका हो जाएगा l के पावर 1/2, अगर g को नीचे लेके चले जाएं तो हो जाएगा g के पावर भी 1/2। ये याद रखना कि 1/x² होता है, तो इसको x पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर का पावर नीचे जाने पे प्लस, नीचे का पावर ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब जब जी नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सिंपली के, देखो ये पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट हो गया ना, अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, और इसको एक साथ में लिखना चाहे तो लिखते हैं के अंडर रूट एल बाई जी। बात समझ आ गई। यस सर। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा वो k इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी। अब किसी भी मोमेंट पे इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं, और अगर हमें k की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है तो हम लिख सकते हैं इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपसे अगर कोई क्वेश्चन देगा इस पे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप k की वैल्यू बताओ उसको। यहाँ पे k की वैल्यू 2 पाई होती है, हमको पता है, क्योंकि नॉन फार्मूला पता है हमको कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। ठीक है, तो यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं अपने लिए कि के टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, ये नॉन फार्मूला है हमारे पास। लेकिन जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक की इंफॉर्मेशन देगी। ओके बेटा, ठीक है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। ओके, तो जब इतनी बात हमको समझ में आ गई कि के तक ही हमको निकालना है, तो यहीं पे एक बात हम ये जान ले कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें करेक्ट फार्मूला दे इसकी गारंटी नहीं है। ये के की वैल्यू हमको नहीं दे रहा है कभी वो, ठीक है, लेकिन वो हमें डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन दे रहा है। ये हमको ये बता दे रहा है कि टी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, एंड टी प्रोपोर्शनल है 1/√g के, and t does not depend on t does not depend on t does not depend on does not depend on m। ठीक है, t does not depend on m। जबकि आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा था ना कि t m पे डिपेंड करेगा, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ने बता दिया कि t m पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन है, जरा उसको बताओ कि सही है कि नहीं है। y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी 2 पाई टी बाई टी, y इक्वल टू a साइन बी टी एंड y इक्वल टू
a by t sin t by a and y equal to a root 2 sin 2 pi t by t प्लस cos 2 pi t by t। इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं सही। y आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और a आपका एम्पलीट्यूड है। a आपका एम्पलीट्यूड है एंड y आपका डिस्प्लेसमेंट है एंड t आपका टाइम पीरियड है एंड स्मॉल t आपका टाइम है, ठीक है। हो गया बेटा? हेलो, यस सर। हो गया? नहीं सर, कर रही हूँ। कर लेना उसको फिर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक होमवर्क है आपके लिए। हेलो, हाँ जी सर। इस विस्कोसिटी का यूनिट जो डायमेंशन है वो आप जो है नोट कर लेना बुक में देख करके, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करूंगा मैं कल, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे जरा वो भी करके देख लेते हैं जरा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस पे। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको f इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर टी आपका टाइम है, टी इज टाइम, बी इज वेलोसिटी एंड एफ इज फोर्स, ठीक है बेटा। आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है, ओके। अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन निकालना, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, कैसे प्रोसीड करेंगे देखो मैं सिखाता हूँ कैसे प्रोसीड करूंगा, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला रूल था वो क्या रूल था, क्या रूल था ये? हेलो, यस सर। ये सर रूल लॉ क्या ऑफ था? होमोजेनिटी। पहला रूल क्या था ये? सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेम डायमेंशन का होगा। सेम डायमेंशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला इसको पकड़ेंगे, ये अल्फा माइनस टी स्क्वायर है ना, यस सर। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ, अल्फा भी टाइम में ही है। यस, डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर मीन्स टी पावर 2 मीन्स
m पावर 0 l पावर 0 t पावर 2 हो जाएगा। ओके क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं बाकी का रूल क्या था हमारे पास में। तो बाकी का रूल हमारे पास ये तक कि रिलेशन में RHS इक्वल टू LHS दोनों का जो है डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये दो रूल छोटे छोटे और थे कि हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो उनकी यूनिट उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूल नंबर 2 और 3 और 4 को कंबाइन कर ले हम, तो क्या हो जाएगा कि इस पूरे की पूरे सिस्टम की यूनिट इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, है ना। तो f की यूनिट इस पूरे की यूनिट की इक्वल होनी चाहिए। तो लेट अस राइट f की यूनिट कितनी होती है, ml t पावर -2 होती है। और अल्फा और t की यूनिट हमने अभी निकाली है, कितनी निकाली है हमने, t² निकाली है। बीटा की यूनिट निकालनी है, b की यूनिट हमको पता है क्या होता है, l t पावर -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही है बेटा, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई ना। तो बीटा की यूनिट कितनी हो जाएगी, t के पावर 2 ऊपर, नीचे आपका आ जाएगा ml t के पावर -2 और यहाँ पे हो जाएगा l² t के पावर -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो कहीं पे t कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे -2 स्क्वायर ml t पावर -2 l² t पावर -2 है, ये -6 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। तो m इनवर्स हो जाएगा, l के पावर 3 है तो 3 इनवर्स हो जाएगा, और t के पावर नीचे माइनस है, नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t पावर 6 हो जाएगा। अरे इतना भयंकर यूनिट, तो ये बन जाएगा आपका m इनवर्स l पावर -3 t पावर 6। ओके ठीक है, यस सर। अल्फा और बीटा निकल गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार इसमें पूछा जाता है अल्फा बीटा निकाल करके, वो बीटा बाई अल्फा या अल्फा बाई बीटा की यूनिट पूछता है आपसे एग्जाम में। जनरली क्या पूछता है वो, अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा की यूनिट पूछता है। तो अगर हम अल्फा बाई बीटा निकालना चाहें तो टी अपान ये कर देंगे, तो ये सारा प्लस ये माइनस हो जाएगा। एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, टी एम प्लस हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा और टी पावर -4 हो जाएगा ये। और बीटा बाई अल्फा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 पावर कम हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो m इनवर्स l पावर -3 t पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है बेटा, इस पे आप प्रैक्टिस करना। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो आपका आकाश का कितने मॉड्यूल दिया उन्होंने प्रैक्टिस के लिए, सर बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें।